सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस और पहला चैप्टर हमारा इसमें है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये लेटेस्ट सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, इंप्लीकेशंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये सिलेबस में है, इन सारी चीजों को हमको पढ़ना है। तो हम अब अपना चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल चेंज उसके साथ साथ होता है। कोई भी केमिकल चेंज बिना केमिकल रिएक्शन के पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फिजिकल चेंज, a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change। जहां पर भी किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही हो, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल रही हो, तो हम कहेंगे फिजिकल चेंज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो किसी भी चीज का शेप, साइज, कलर या किस स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस स्टेट में है, इसे हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इनमें जो चेंजेस आएगा, शेप चेंज हो गया, उसका साइज चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, गैस से सॉलिड बन गया, ये सारी चीजें होंगी तो हम कहेंगे फिजिकल चेंज हुआ है। अगली चीज में क्या है? इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, बल्कि उस सब्सटेंस के या उस ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं बस इधर उधर होते हैं, खाली उन्हीं का मूवमेंट होता है। इसीलिए कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, बल्कि बाहर से बदला हुआ लगेगा, लेकिन अंदर से उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बनावट है, वो बिल्कुल नहीं बदली होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट चेंज का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं राइट साइड में जो एनिमेशन चल रही है, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। जब सॉलिड है तो क्लोज हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर हो गए, गैस हुई तो और दूर चले गए। आप यहां देख रहे हैं ये जो मॉलिक्यूल हैं, जैसे ऑक्सीजन है उससे दो हाइड्रोजन कनेक्ट है, ठीक है। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, ठीक है। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से कनेक्ट हैं। ये जो लाइन इनको जोड़ रही है इसको बॉन्ड्स कहते हैं। यहां पर जैसे ब्लैक कलर से जो लाइन जोड़ रही है इसको बॉन्ड्स कहते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है, बस ये इसका मूवमेंट हो गया है, दूर दूर चले गए हैं बस। तो हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज हुआ है। बाहरी इसमें चेंजेस लगेगा, लेकिन अंदर से स्ट्रक्चर इसका चेंज नहीं हुआ है। दूसरा एनिमेशन देखिए, यह भी आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि जब हीट करते हैं किसी रॉड को तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो लेंथ बढ़ने में क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल इसके मॉलिक्यूल्स इस तरह लगे थे, ठीक है, 3 लेयर्स में इसके मॉलिक्यूल्स लगे थे, एक लेयर में 4 मॉलिक्यूल्स थे। तो मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को रीअरेंज किया, और कैसे अरेंज हो गए? 2 लेयर्स में ये बन गए। यानी पहले 4 मॉलिक्यूल्स थे एक लाइन में, अब 6 मॉलिक्यूल्स आ गए और 2 ही लाइन बनी। इसी तरह से रॉड एक्सपैंड कर गया, फैल गया। तो यहां भी आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं आया, बस उसकी मूवमेंट हो गई इधर उधर, तो इसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, मैंने सर्कल से शो किया है, वैसे रियलिटी में ये मॉलिक्यूल इस तरह दिखते हैं, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल आपको सर्कल दिख रहे हैं इस तरह से हैं, मैंने सिंपली इसको एक सर्कल से शो किया है। फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाले जो कंटेनर के अंदर यहां पर हैं, वो सब वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अब इसके अंदर हमने चौक को डाल दिया, ठीक है, ये चौक के मॉलिक्यूल्स आ गए यहां पर। तो ये जो ऑरेंज वाले हैं ये चौक के मॉलिक्यूल है। ये सिंपल चौक के मॉलिक्यूल आकर यहां बीच में इसकी खाली जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। मेन हमको ये समझना है कि यहां पर कोई मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ये वाटर वाला अपनी जगह बैठा हुआ था, चौक वाले मॉलिक्यूल अपनी जगह बैठे हुए थे। इसे हम कहेंगे इसीलिए फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है? A change in which one or more new substances are formed is called chemical change। जब एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं तो हम कहेंगे केमिकल चेंज हुआ है। अब नए सब्सटेंस बनने का मतलब क्या है? केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना, इसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल चेंज में हमने देखा कि बॉन्ड कोई नहीं चेंज हो रहा, मॉलिक्यूल उसी तरह से है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, बस उसका इधर उधर मूवमेंट हो गया। लेकिन यहां पर क्या है? वो पुराने जो बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे। इस वीडियो में आप देखिए, यहां पर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मतलब जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की बात करें
तो 2 हाइड्रोजन एटम को हमने जोड़ दिया, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस होती है जनरली, तो हाइड्रोजन गैस के अंदर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, 2 ऑक्सीजन एटम एक साथ एक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, तो हम कहेंगे ये ऑक्सीजन गैस है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं, यानी एक मॉलिक्यूल ये वाला ऊपर वाला और एक मॉलिक्यूल ये वाला, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल ये ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन गैस का है, ठीक है। अब इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होता है। अभी आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर से बॉन्ड बनी हुई है। अब पहले ये बॉन्ड टूटेगी, यहां पर देखिए ये बॉन्ड अब गायब हो गई, ब्लैक कलर से जो बॉन्ड थी वो गायब हो चुकी है, यानी बॉन्ड अब टूट चुकी है। अब फ्री है इधर उधर मूवमेंट के लिए ये लोग। तो आपने देखा बॉन्ड टूटे, हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन से इसने बॉन्डिंग कर लिया, अपना रिश्ता जोड़ लिया। तो यहां पर पुराने बॉन्ड्स टूटे हैं और नए बॉन्ड्स बन चुके हैं। तो बेसिकली फिजिकल चेंज में क्या था, रिश्ता वही, सोच नहीं। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां तो रिश्ता टूट रहा है, यानी रिश्ता नया बन रहा है और सोच भी नहीं है। तो ठीक है, दोनों चीज आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं कि केमिकल चेंज की क्या एग्जाम्पल है। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों के दिन पे अगर आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे बाहरी मिल्क को रख देंगे तो सॉरिंग ऑफ मिल्क हो जाएगा, यानी मिल्क में खट्टापन आ जाएगा, या सिंपल लैंग्वेज हम कहते हैं दूध फट गया। तो ये क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से केमिकल चेंज हो गया। सेकंड एग्जांपल, एन आयरन, तावा, पैन, नेल, यानी कोई भी लोहे की चीज अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, यानी जब नमी हो एटमॉस्फेयर में, जैसे बारिश के दिनों में होती है, तो अगर बाहर रख देंगे तो उसमें क्या होता है, रस्टिंग आ जाती है, मूर्छा लग जाता है। नीचे डायग्राम में देख सकते हैं ये मिल्क वाला था और ये रस्टिंग वाला एग्जाम्पल, इस तरह से मूर्छा लग जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी जब ग्रेप से अल्कोहल वगैरह बनाया जाता है, ये थर्ड वाला डायग्राम में देखें तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, यानी केमिकल चेंज होता है। खाने का बनना ये केमिकल चेंज है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, तो फूड के अंदर जो भी हमने खाना खाया होता है उसके मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और नई तरीके से बॉन्डिंग होती है। और लास्ट पॉइंट है कि वी रेस्पायर, यानी जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन होता है, जिसे रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं, ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड थी O2 था, लेकिन अब CO2 बन गया है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या खासियत है, या ऐसे भी हम सवाल कर सकते हैं, हाउ डू वी नो केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। भैया हमको तो ये नहीं पता कि बॉन्ड टूट रहा है नहीं, हम थोड़ी ना बॉन्ड हमको दिखाई पड़ रहा है या एटम हमको दिखाई पड़ रहा है। अगर केमिकल रिएक्शन हो गया तो हमको कैसे पता चलेगा, हम तो बॉन्ड्स को देख ही नहीं सकते। अगर देख सकते तो हम कहते हैं कि हाँ बॉन्ड टूट रहा है, नया बन रहा है, तो रिएक्शन हो रहा है। ये केमिकल रिएक्शन जब होता है ना तो अपनी कुछ निशानियां दिखाता है, ठीक है। जैसे बारिश होने वाली होती है तो आपको काला बादल दिखाई पड़ेगा, तो आप उससे देख के लगोगे कि हाँ यार बारिश होने वाली है। तो केमिकल रिएक्शन भी ऐसे ही कुछ साइन शो करता है जिससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब कोई एक निशानी भी शो कर सकता है, 2 भी, 3 भी, कितनी भी शो कर सकता है। तो ये आपके सामने जनरल 5 सिंबल्स हैं, 5 साइंस है जो एक केमिकल रिएक्शन शो करता है। यानी अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हो सकता है कि चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट बदल जाए, सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे चेंज इन स्टेट तो सर फिजिकल वाले में हमने पढ़ा था, फिजिकल चेंज होता है। चेंज ऑफ स्टेट फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आइस से अगर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो H2O ही रहता है, ठीक है, वो वाटर ही रहता है, उसके मॉलिक्यूल इसी तरह रहते हैं, वो फिजिकल चेंज हो गया। लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स, जब वैक्स को आप जलाते हो तो वो एक केमिकल चेंज होगा, क्योंकि वहां पर वैक्स का जो फॉर्मूला होता है उसके मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। तो सिंपल आपको ये नहीं समझना कि चेंज ऑफ स्टेट हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे केमिकल हुआ है कि फिजिकल चेंज हुआ है, ये एक आगे का टॉपिक है। सिंपल हम यहां ये पढ़ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है तो क्या क्या साइन शो करेगा, ठीक है। तो सेकंड साइन क्या शो कर सकता है, हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए। तीसरा चीज, केमिकल रिएक्शन हुआ है, हो सकता है गैस निकल जाए, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन के अंदर आपने कोई चीज डाला,
और वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ, घुला नहीं, और नीचे आके सेटल डाउन होकर बैठ गया। जैसे आपका ये वाटर आपने लिया, इसके अंदर आपने चौक डाला, तो चौक क्या करेगी, नीचे ऐसे बैठ जाएगी, ठीक है, सेटल डाउन हो जाएगी। तो जब भी कोई ऐसी चीज जो कि पहले नहीं थी, ये चौक वाला एग्जांपल प्रेसिपिटेट का नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताया कि इस तरह से फॉर्म हो जाता है नीचे, ठीक है, यानी कोई चीज बैठ जाती है। तो किसी दो चीजों में रिएक्शन हुआ और कोई एक ऐसी चीज बन गई जो उस जगह पर नीचे जाकर ऐसे सेटल डाउन हो गई, तो हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। इसका एग्जांपल हम देखेंगे। ओके, तो हम एक एक चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। चेंज इन स्टेट का एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब देखिए, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन वाटर क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो चेंज इन स्टेट हुआ। इसकी इक्वेशन होती है H2 + O2, क्या बनेगा, 2H2O। ठीक है, इसको हम देखेंगे बाद में कैसी रिएक्शन वगैरह बनती है। अगला चीज हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन कलर। When sulfur dioxide gas is passed through potassium dichromate solution, then the orange color of the potassium dichromate solution changes to green. अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम पास करा देते हैं, तो क्या होगा, इसका ऑरेंज कलर जो होगा वो ग्रीन में बदल जाएगा। आप देख सकते हैं पहले ऑरेंज था, रिएक्शन के बाद ये ग्रीन कलर हो गया, तो यहां भी केमिकल चेंज हो गया। तीसरा पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निकल जाना। ये एक्टिविटी 1.3 है। सारी एक्टिविटीज और उसके अंदर जो रिएक्शन है आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिविटीज से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। ऐसे आपको दे देगा जिंक ग्रैन्यूल है और उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया गया या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया गया, तो क्या होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, सिंपल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमने किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन कराया, तो आपसे पूछ रहा है क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो इसमें दो ऑब्जर्वेशन होंगे। पहला एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, जो कि हम यहां देखते हैं, केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहां इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा उससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जैसे ये आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, आप वीडियो में देख सकते हैं छोटे छोटे बबल्स वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये HCl का सोल्यूशन है, H2SO4 का सोल्यूशन है, उसके अंदर हमने जिंक के टुकड़े डाले हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स हमने डाले हैं, तो आप देख सकते हैं गैस बबल्स के फॉर्म में बन के ऊपर की तरफ उठ रही है। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज की निशानी है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेट लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। जब चूने को पानी में डालेंगे या पानी को चूने में डाल देंगे, यानी पानी चूना मिला देंगे, तो आप देखेंगे जिस कंटेनर में या जिस बकेट के अंदर आप उसको मिलाएंगे, उसको बाहर से आप टच करिए तो आपको गर्म लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वहां हीट निकली, टेम्परेचर बढ़ गया, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ तभी टेम्परेचर बढ़ गया। एक और एग्जांपल वही पुराना वाला, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहां पर भी हमने एक चीज देखी थी कि हाइड्रोजन गैस निकली। दूसरी चीज, जब बाहर से उसको टच करेंगे तो आपको टेम्परेचर बढ़ा हुआ निकलेगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक्टिविटी 1.2 है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको दे दिया है रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, इसी तरीके से दिया एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, देन अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। इसको आपको रिएक्शन के फॉर्म में लिख के बैलेंस करना था, तो ऐसे यहां से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा इसका फॉर्मूला कैसे निकलना है, कैसे इक्वेशन बनाना है, बैलेंस करना है। तो पोटेशियम आयोडाइड ये भी कलरलेस है, इसीलिए देखिए मैंने कोई कलर यहां नहीं लगाया है। और इसके अंदर हम लेड नाइट्रेट, वो भी कलरलेस है, उसका भी कलर नहीं होता, उसको हमने डाला, तो क्या होगा, जैसे ही आप डालोगे एकदम एक येलो कलर का चीज सामने आ जाएगी, और थोड़ी देर बाद वो येलो कलर का सब्सटेंस ऐसे नीचे, यहां आप देख सकते हैं इस तरह से नीचे जाकर बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। इसी येलो चीज को हम क्या कहेंगे, ये प्रेसिपिटेट है। और ये प्रेसिपिटेट किस चीज का है, लेड आयोडाइड का है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। एक एक्टिविटी और है, एक्टिविटी 1.1, इसको देख लेते हैं। ये क्या है, आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसके बाद उसको सैंड पेपर से रब कर देना है, ठीक है। उसके बाद टंग से उसको पकड़ना है, एक apparatus होता है केमिस्ट्री में, यहां देख सकते हैं, इसको टोंग कहते हैं। तो टोंग से पकड़ने के बाद उसको किसी बर्नर या स्प्रिट लैंप से उसको बर्न करना है। तो ये रिएक्शन करेंगे आप, तो क्या आपको दिखेगा, क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। पहली चीज, मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, व्हाइट कलर की जो है लपटें निकलेंगी, लौ निकलेगी, यानी व्हाइट कलर की उसमें आग जैसे निकलेगा। डेजलिंग मतलब बहुत चमकदार रोशनी के साथ वो एक जलेगा मैग्नीशियम रिबन, जो कि व्हाइट कलर की फ्लेम होगी।
और पाउडर बन के वो नीचे आपकी जो चाइना डिश नीचे रखी होगी उसके अंदर वो चला जाएगा। ठीक है, तो वो जो पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो नीचे बनेगा। तो ये रिएक्शन कैसे कराई गई थी? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रिएक्शन कराई गई थी। यानी सिंबल के फॉर्म में अगर हम लिख लें तो ऐसे मैग्नीशियम था, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, क्योंकि ऑक्सीजन हर तरफ है हमारे, उसकी प्रेजेंस में हमने उसको जलाया तो हमको क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो अब हम देखते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन क्या है, कैसे हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं और क्या फायदे हैं उसके। When a magnesium ribbon is burned in oxygen, it gets converted to magnesium oxide। तो इस तरह से स्टेटमेंट हमने लिख दी। अब इतनी बड़ी चीज को हर जगह बार बार लिखना अच्छा नहीं होता, ठीक है, तो उसके लिए हमने एक आसान तरीका किया। वो क्या है कि वर्ड इक्वेशन ऐसे लिख लो कि मैग्नीशियम को बर्न किया गया, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ऐड किया गया, रिएक्शन कराया गया। रिएक्शन कराने को हमने प्लस से शो किया और उसके बाद क्या बना इसको हमने ऐसे एरो से शो कर दिया। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। जो बनेगा उसकी तरफ एरो पॉइंट करेगी। ठीक है, ये जो आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था इसको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स, यानी जो रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्शन के बाद जो बना जिसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। ओके, और आसान करने के लिए हमने क्या किया? इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। यानी अब मैग्नीशियम पूरा लिख के मैग्नीशियम का सिंबल जो कि Mg होता है उसको लिख दिया। ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन गैस हमने ली थी उसका सिंबल क्या है? O2। यानी ऑक्सीजन गैस के अंदर दो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें दो ऑक्सीजन एटम होंगे। तो रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला MgO होता है, ये बन जाएगा। अब इसको देखिए, एक चीज आप गौर करिए, एक मैग्नीशियम हमने लिया था और दो ऑक्सीजन हमने लिया है। यहां पर जो चीज बनी उसमें एक मैग्नीशियम लेकिन एक ही ऑक्सीजन है। अब कहोगे भैया एक ऑक्सीजन कहां गया? रिएक्शन की वजह से कंजर्वेशन ऑफ मास की जो थ्योरी आपने पढ़ी है जूनियर क्लासेस में, उसके अकॉर्डिंग ये है कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, किसी मास को ना आप नया बना सकते हो ना उसको खत्म कर सकते हो। तो ये ऑक्सीजन गया कहां? तो भैया ऑक्सीजन कहीं नहीं गया, बल्कि यह है कि ये इक्वेशन सही तरीके से नहीं लिखी गई, बैलेंस्ड नहीं लिखी गई है। इस तरह की इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसका नाम हमने दिया है। यानी अभी बैलेंस नहीं है। जैसे आपने सब्जी लेने गए तो ऐसे दोनों तरफ वेट मशीन है, तराजू से मान लीजिए तौल रहा है, इधर अपना कोई वेट रखा होगा और यहां आपकी कोई वेजिटेबल या फ्रूट रखा होगा। तो कब तक उसमें फ्रूट डालता रहेगा या वेजिटेबल रखता रहेगा? जब तक ये बैलेंस ना हो जाए। ठीक है, और ज्यादा हो जाएगा तो यहां से निकाल लेगा। तो इस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो यहां पर भी हम इसको बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम आगे देखते हैं। अभी के लिए आपने ये समझ लिया कि इक्वेशन कैसे बनती है। अब हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन कर रहे हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, जिंक की जगह Zn लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 होता है। ये सब मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे क्यों लिखते हैं और ये सारी चीजें। तो इस तरह हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना है? अब हमको एलिमेंट पहले यहां लिख लेना है। जैसे हमारे पास जिंक था, हाइड्रोजन था, सल्फर था और ऑक्सीजन था। अब रिएक्टेंट साइड में इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, इधर वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट साइड में जिंक के कितने एटम है? एक ही एटम है, एक लिख देंगे। हाइड्रोजन का देखिए यहां सबस्क्रिप्ट में 2 लगा है, यानी हाइड्रोजन 2 है आपके पास। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, 4 लगा है नीचे, 4 है। यानी लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में आपके इतने हो गए। अब हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, जिंक के कितने एटम है? 1 है, सल्फर के 1 है, तो सल्फर यहां लिखा हुआ है। ठीक है, यहां 1 हो गया। ऑक्सीजन के 4 है तो ऑक्सीजन का 4 हम यहां लिख देंगे। हाइड्रोजन 2। तो जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइज में एटम बराबर होंगे तो हम कहेंगे ये बैलेंस्ड है। ठीक है, दोनों तरफ वेट बराबर है, तो इसको हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बैलेंस्ड है। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो बैलेंस नहीं है, उसको देख लेते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यहां पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल है जो कि गैस फॉर्म में है। रिएक्शन हो रहा है, वाटर बनना है जो कि लिक्विड है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। पहले अभी हम सीख रहे हैं इसलिए सारी चीज लिख रहे हैं, वरना पहले आगे जब सीख लेंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे। हाइड्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, यही दो चीज है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 2 और ऑक्सीजन के 2। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहां 1 ही है।
यानी बैलेंस नहीं है, तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का क्या मतलब है, मतलब प्रोडक्ट साइड में हमको 2 ऑक्सीजन मिल जाए, तो कहोगे सर बहुत आसान है, यहां 2 लगा दो, हो गया। लेकिन भैया इतना आसान नहीं है, अगर 2 लगा दोगे तो ये एक और चीज बन जाएगा, नया सब्सटेंस बन जाएगा, ये वाटर नहीं रह जाएगा। और ये हम जानते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वाटर बनता है, तो हम उसके केमिकल फॉर्मूले में चेंज नहीं कर सकते, यहां 2 नहीं लगा सकते। तो 2 कहां लगा सकते हैं, यहां लगा देंगे हम। तो क्या होगा, जैसे 2O है तो इसको मतलब 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन इसकी वजह से हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा। ये 2 हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 को हमने हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई किया तो टोटल 4 हाइड्रोजन बन गए, ठीक है। ऑक्सीजन में किया तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 ऑक्सीजन बन गए, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन अब 4 हो गया, इसको सही करने के लिए हम यहां 2 लगा देंगे, तो आप देख सकते हैं ये सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 और ये 2 4, तो हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 2, यहां हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। आप देख सकते हैं ये बैलेंस हो गया। इस तरह से आपको बैलेंसिंग करनी है। अब इसको मैं इसको हटा देता हूं। अब इस इक्वेशन को देखो, आपको क्या लग रहा है, 2H2 प्लस O2, प्रोडक्ट साइड में 2H2O। अगर हम बैलेंस ना करते तो क्या हो जाता, बैलेंस ना करते तो ये रिएक्शन इस तरह से कुछ होती। हाइड्रोजन है और यहां एक हाइड्रोजन है, ये एक बॉन्ड से कनेक्ट है, हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट करा दिया, ठीक है, यही हम कह रहे हैं, यहां बॉन्ड है, इन दोनों का रिएक्शन कराया, प्रोडक्ट में क्या बना, ऐसे प्रोडक्ट बना, ठीक है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एटम है, और ये हाइड्रोजन इस तरह से बना, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड टूटी यहां ऑक्सीजन वाली, तो ये 2 हाइड्रोजन तो इसके साथ चिपक गए, ठीक है, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये ऑक्सीजन कहां गया। इसीलिए जो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी उसको मैं फिर से दिखाता हूं, ये वाली देखिए क्या हो रहा है यहां पर इसीलिए मैंने 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए थे, क्योंकि अगर एक होता तो दूसरा वाला ऑक्सीजन क्या करता, यहां बॉन्ड टूटा और देखिए ये बॉन्ड बन गया। अगर मैंने ये वाला मॉलिक्यूल न लिया होता तो ये ऑक्सीजन बेचारा अकेले रह जाता। तो यही मतलब है, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जब हम 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे, ये है इसका मतलब। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने का एक मेथड है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है कि पहले उसको बैलेंस करो जिस कंपाउंड के पास ज्यादा एटम है, उस कंपाउंड के अंदर जिस एलिमेंट के पास ज्यादा एटम है उससे स्टार्ट करना है। तो अब यहां देख सकते हैं Mg तो बेचारा एक है, ऑक्सीजन आपका ये 2 है, और Mg का एक यानी मैग्नीशियम का एक और ऑक्सीजन का एक, तो यहां 2 है। तो चाहे ऑक्सीजन से ले लो चाहे मैग्नीशियम से ले लो। चलिए हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना शुरू करते हैं। पहले हम चेक कर लेंगे बैलेंस है कि नहीं। ये बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन यहां 2 है और यहां पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहां 2 लगा देंगे। इस 2 लगाने की वजह से मैग्नीशियम 2 हो गया, तो इसको बचाने के लिए हमने यहां 2 लगा दिया, हो गया ये बैलेंस। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं, एग्जाम में जब क्या आएगा ये क्वेश्चन इस तरह से बैलेंसिंग वाला, तो आप पेंसिल से नीचे उस एटम के नंबर्स लिख लेना। जैसे आयरन है तो 1 आयरन है, हाइड्रोजन हमारे पास H2 है तो यानी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहां पर आयरन 3 है, ऑक्सीजन O4 है ना तो 4 है, हाइड्रोजन हमारा ये 2 है। ऐसे पेंसिल से हल्के से लगा देना ताकि बाद में हटा सके उसको। अब आप देखिए आयरन यहां पहले तो ये इम्बैलेंस है, तो हमारा मेथड क्या कहता है कि उस कंपाउंड को देखो जहां पर सबसे ज्यादा एटम है, इसके पास 1 है, इस वाटर के पास 3 है 2 + 1, इस Fe3O4 के पास 3 + 4 7, इसके पास ज्यादा है। तो भैया हम इतना समझ गए कि इससे स्टार्ट करेंगे हम बैलेंसिंग। उसमें भी ऑक्सीजन के पास ज्यादा एटम है तो ऑक्सीजन को हम सबसे पहले बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। यहां 4 है और यहां ऑक्सीजन 1 है, तो इस ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां 4 लगा देंगे। तो अब क्या हुआ, ऐसी पेंसिल से नीचे लिखेंगे कि इस 4 की लगने की वजह से हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8, और यहां 4 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 मॉलिक्यूल था तो ये 4 हो गया। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन बेचारा हाइड्रोजन यहां 8 बन गया, जबकि हाइड्रोजन इधर हमको 2 दिया है। तो इस 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 8 बन गया। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब आयरन को बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर आयरन 3 है और यहां पर 1 है, तो यहां 3 लगा देंगे पहले, तो ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे जो हमने लिखा है ये पूरा वाला,
इसको आपको पेंसिल से लिखना है और बैलेंस हो गई तो इसको मिटा देना है, आपकी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगला एग्जाम्पल देते हैं, ये वही एक्टिविटी 1.2 वाला हमारा एग्जाम्पल है जो हमने पढ़ा था, उसमें येलो प्रेसिपिटेट बना था लेड आयोडाइड का, ठीक है, आपको याद होगा। पहले इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड। ये सब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बाद वाले लेक्चर में, वहां बताऊंगा कि कैसे लिखेंगे। आपको लेड नाइट्रेट लिखा है तो फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लेड आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, उसको फॉर्मूले में कैसे लिखना है उस वीडियो में बताऊंगा, तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अभी के लिए बस हम यहां बैलेंसिंग सीख रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट का आपका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला Ki होता है। पोटेशियम नाइट्रेट की हम बात करें तो KNO3 होता है। लेड आयोडाइड का फॉर्मूला आपका Pb, क्योंकि लेड का सिंबल क्या होता है, Pb होता है, I ट्वाइस, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो ये बैलेंस हो गया, वही हम काम करेंगे, पेंसिल से नीचे लिख लेंगे एग्जाम में, यहां तो आप चाहे लिख सकते हैं। पीबी के कितने हैं, 1। नाइट्रोजन कितना है, अब यहां देखिए, ये ब्रैकेट में होल नीचे 2 लगा है, यानी यहां अंदर जिसके इसके पास जितने एटम होंगे उससे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन के अंदर 1 है और 2 लगने की वजह से 1 इंटू 2, तो नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 3 है, जैसे हम ब्रैकेट में करते हैं ना, जैसे ब्रैकेट में 3 लगा है, इसे अंदर लिखा है और बाहर 2 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6 हो जाएगा। वही काम यहां हो रहा है, ठीक है। ये 2 नाइट्रोजन में मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन में हो जाएगा तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है। पोटेशियम हमारा 1 है, आयोडीन हमारा 1 है, और प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम हमारा 1 है, नाइट्रोजन हमारा 1 है, ऑक्सीजन के नीचे 3 लगा है तो ऑक्सीजन 3 हो गया। लेड हमारा 1 है, आयोडीन हमारा 2 है। अब इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही ऐसे कंपाउंड को ढूंढो जिसके पास सबसे ज्यादा एटम हो, तो भैया इसी के पास है 6 2 8 और 9 है टोटल, उसमें भी ऑक्सीजन के पास 6 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहां पर 6 है, यहां देखो ऑक्सीजन 3 है, तो यहां 2 लगा दो बिल्कुल। अब ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब अगला कौन है, नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। तो नाइट्रोजन यहां 2 है और इस 2 लगाने की वजह से नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, ये भी काम हो गया हमारा। फिर लेड को देख लेते हैं, लेड यहां 1 है, 1 ये भी बैलेंस्ड है। पोटेशियम 1 और ये 2 हो गया, तो इस पोटेशियम को हम बैलेंस कर लेते हैं, यहां 2 लगा देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, लेकिन आयोडीन भी साथ ही साथ 2 हो जाएगा, तो अब पोटेशियम बैलेंस हो गया, आयोडीन यहां 2, आयोडीन 2, यानी पूरी इक्वेशन अब बैलेंस हो गई है। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारी, ठीक है। तो यहां पर हमको जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना है, यानी Zn हो गया आपका प्लस HCl हो गया, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये, ZnCl2 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है, क्योंकि एक्टिविटी में आपके दिया हुआ है, आपसे पूछ सकता है कि जिंक ग्रैन्यूल्स का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यहां बनेगा जिंक क्लोराइड। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, पहले वही काम करते हैं, यहां 1 हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, जिंक 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2। तो इस वाले कंपाउंड ZnCl2 के पास ज्यादा आइटम है, 3 है। यहां शुरू करते हैं, क्लोरीन से बैलेंस करना शुरू करते हैं, क्लोरीन 2 है, यहां पर हम 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। क्लोरीन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, और जिंक तो पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। अब आपका टॉपिक आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंप्लीकेशंस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ, अभी तक की जो लेटेस्ट बुक है उसमें तो ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सिलेबस में है, तो भैया पढ़ेंगे कैसे, इसीलिए मैंने आपको यहां दे दिया है, यहां से आपको पढ़ना है, ठीक है। आपके सिलेबस के अंदर ये मेंशन है, मैंने शुरू में दिखाया हुआ है आपको। तो पहले हम इस पॉइंट को बस बता देता हूं, एग्जाम्पल से इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। पहली चीज, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंप्लाइज क्या करता है, क्या बताता है, उससे हमको क्या पता चलता है, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमको उससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हो रहा है। जैसे हमने वाटर वाले में देखा था ना, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, तो एक तो ये पता चलता है। दूसरा, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स मैं बताऊं एग्जांपल से, ठीक है। मास मास रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है,
और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन के बारे में पता चलता है अगर सारे ही जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो गैसियस रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, गैसों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो यहां पर एक एग्जाम्पल है, एक रिएक्शन हमने ले ली है। ये क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये आपका वाटर हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन की हम इंप्लीकेशन देखेंगे, यानी इस रिएक्शन से हमको क्या क्या चीजें पता चलती हैं। तो पहला वाला पॉइंट जो हमने देखा था वो क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कितने मॉलिक्यूल हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। तो यहां देख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का आपको एक मॉलिक्यूल दिख रहा है ऊपर, रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, यहां पर 2 लगा है यानी HCl 2 ठो है यहां पर, तो 2 मॉलिक्यूल्स आ गया, टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है यहां, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो यहां देख सकते हैं वाटर का भी एक मॉलिक्यूल है, अगर 2 लगा होता तो 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 3 लगा होता 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरह से 2 CO2 होता तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है, सीधे CO2 लिखा है, इसलिए हम कहेंगे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक चीज तो हमको यह पता चल गई। दूसरा क्या है, टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मोल्स के बारे में बताता है, ठीक है। यहां देख सकते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब थोड़ा सा मोल के बारे में देख लेते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ये मोल क्या होता है। जैसे 1 डजन की हम बात करें तो 1 डजन के अंदर यानी 1 दर्जन के अंदर कोई चीज 12 होती है, 12 होती है। जैसे हमने कहा 1 डजन बनाना यानी 1 दर्जन बनाना मतलब 12 बनाना की बात हो रही है। 1 डजन पेंसिल की बात करें तो 12 पेंसिल हम कहेंगे। इसी तरह से 1 मोल क्या होता है, किसी भी चीज का हम कहें कि 1 मोल है, तो यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर। यानी मैं आपसे कहूं कि 1 मोल बनाना तो कितने बनाना हुए, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 बनाना। इसी तरह से अगर कहूं 1 मोल पेंसिल तो आप कहोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पेंसिल्स आप कह रहे हो। लेकिन हम थोड़ा सा एटम और जो हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो 1 मोल ऑफ CO2 अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ CO2 की बात हो रही है। इसी तरह 1 मोल ऑफ H2O की हम बात करें तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ H2O, ठीक है, इतने एटम्स होंगे, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है और रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ HCl, यहां HCl के 2 मोल लिए गए क्योंकि यहां 2 लगा हुआ है, ठीक है, टू गिव 1 मोल, बिल्कुल मॉलिक्यूल्स ही जैसा है ये। तो यहां 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हो गया, 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ CO2। थर्ड पॉइंट क्या है जो हमने पढ़ा था, ये देखिए यहां, इट शोज मास मास रिलेशनशिप, दैट इज रिलेटिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टिंग एंड मासेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यानी जो चीज का रिएक्शन हो रहा है उनके क्या वजन है, क्या मास लिए गए हैं, और प्रोडक्ट साइड में क्या मास लिए हैं, यानी जो बना है प्रोडक्ट उसका क्या वजन है, इसका रिलेशन हमको इसमें पता चलता है। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर कितना मास है, कैल्शियम कार्बोनेट में, HCl में, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मास है। तो यहां देखिए 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस के बारे में आप कह रहे हैं 1 मोल, तो उस 1 मोल का वजन कितना होगा उस सब्सटेंस के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास निकालें तो कितना होगा, कार्बन का लिख लेंगे, कार्बन का आपका 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, लेकिन CO2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको जोड़ देंगे तो आपका 44 आ जाएगा। यानी 1 मोल CO2 का वजन क्या होगा, 44 ग्राम्स होगा। इसी तरीके से H2O को निकाल लेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा, 1 होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको जोड़ लेंगे तो आपका 18 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। 1 मोल H2O का वजन 18 ग्राम होगा। जैसे बनाना को अगर आप तोलें तो हो सकता है ये 1000 ग्राम आपका आ जाए, और पेंसिल को वेट करें तो आपका 100 ग्राम्स आ जाए। तो अमाउंट तो दोनों बराबर है, 12 बनाना है, 12 पेंसिल है, लेकिन वजन अलग अलग हो सकता है। इस तरह 1 मोल CO2 और 1 मोल H2O की ही बात हो रही है, लेकिन वजन इन दोनों का अलग है। तो एटॉमिक मास हम यहां निकाल लेते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास हम यहां निकाल लेते हैं।
कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 है, तो 3 इंटू कितना होता है इसका 16 होता है, इसकी वैल्यू आपकी 100 आ जाएगी, यानी 100 ग्राम्स आ जाएगा। HCl का हम देख लेंगे, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 होता है। 2 लगा है बाहर, यानी पूरा होल मल्टीप्लाई होगा 2, तो इसका क्या आ जाएगा 73 आ जाएगा। CaCl2 का देखें तो कैल्शियम का वही 40 होगा और क्लोरीन का आपका 2 है, तो 2 इंटू इसका 35.5 होता है। इसको सॉल्व करेंगे हमारा 111 ग्राम्स आ जाएगा। वाटर का हमने वहां निकाला ही था, 18 ग्राम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकाला था, 44 ग्राम होगा। ठीक है, तो यही बात यहां तीसरे पॉइंट में कही जा रही है कि यानी 100 ग्राम CaCO3 लिया और उसको ये देखिए HCl 73 है, 73 से रिएक्ट कराया तो 111 ग्राम CaCl2 बना, 18 ग्राम H2O बना, 44 ग्राम CO2 बना। फोर्थ पॉइंट क्या है, वही चीज हमने लिखी, 100 ग्राम CaCO3, 73 ग्राम HCl टू प्रोड्यूस 101 ग्राम ऑफ CaCl2, 18 ग्राम ऑफ H2O, और यहां देखिए 22.4 लीटर्स ऑफ CO2। फोर्थ पॉइंट हमने क्या कहा था, मास वॉल्यूम का रिलेशन। अगर कोई गैस आ जाए, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, यानी थर्ड वाले पॉइंट में हमने 1 मोल को वेट के फॉर्म में लिखा था, कितने ग्राम में है। अब 1 मोल किसी गैस का क्या होता है 22.4 लीटर्स एट STP, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। यानी अगर टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी 1 ATM है, तो 1 मोल किसी भी गैस का अगर 1 मोल हमने अमाउंट लिया तो उसका जो वॉल्यूम आएगा वो 22.4 लीटर्स आएगा। अब यहां पर एक ही गैस है, वो क्या है CO2, इसीलिए CO2 को हमने 1 मोल CO2 को लीटर्स में लिख दिया। तो ये है इसकी इंप्लीकेशंस। अब कितना लिखना है ये डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन आया है। अगर लॉन्ग आंसर में आया है तो पूरा आपको ये वाला पोर्शन लिखना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल इस तरह, यही एग्जाम्पल ले सकते हैं या कोई और ये सारे चारों पॉइंट लिख देने हैं आपको। ठीक है, बस यहां तक। और अगर मीडियम साइज में आता है तो यही पूरा लिख लेंगे, और बिल्कुल शॉर्ट आता है तो 1-2 पॉइंट आप इसको लिख देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें और हम देख लेते हैं, जैसे एक केमिकल इक्वेशन के जरिए हम क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम किसी इक्वेशन के जरिए देंगे तो हम कहेंगे इक्वेशन उतनी ही ज्यादा डिटेल्ड है। तो पहली चीज, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट हैं उनके फिजिकल स्टेट, कि सॉलिड स्टेट में है, कि लिक्विड में है, कि गैस में है, कि एक्वस में है, वो हम लिख दें। उसके लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे, अगर कोई जो एलिमेंट हमने लिया है या कंपाउंड लिया है वो सॉलिड स्टेट में है तो हम S लिखेंगे, लिक्विड में है तो हम L लिखेंगे, और एक्वस है, एक्वस मतलब अ सॉल्यूशन इज मेड इन वाटर, यानी कोई एलिमेंट है उसको पानी में मिला दिया गया तो उसको हम एक्वस स्टेट कहेंगे, तो हम उसमें लिखेंगे AQ, और गैस में है तो हम G लिखेंगे। तो हम इस इक्वेशन में जैसे हमारे सामने थी, तो अब हमको नहीं पता कि ये आयरन किस स्टेट में है या ये जो H2O है वो किस स्टेट में है। सिंपल आपको रिएक्शन देखकर क्या मालूम होता, आपको लगता है कि ये जो H2O है वो लिक्विड स्टेट में होगा क्योंकि वाटर है, जबकि ऐसा नहीं है। यहां जो H2O हमने यूज किया है ये स्टीम के फॉर्म में है, यानी गैसियस स्टेट में है। तो हम इसका लिख देते हैं, जैसे आयरन हमारा सॉलिड स्टेट में है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे S, और H2O हमारा यहां पर गैस स्टेट में लिए हैं। देखिए H2O आइस का भी केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, वाटर जो कि लिक्विड है उसका भी फॉर्मूला H2O होता है, और अगर ये स्टीम है यानी भाप है तो भी H2O होता है। तो हमको यहाँ ये बताना पड़ेगा कि हाँ किस स्टेट में है ये, तो यहाँ पर किस स्टेट में है, गैस। और ये Fe3O4 जो फेरसोफेरिक ऑक्साइड बना है वो आपका सॉलिड स्टेट में है, और H2O यानी हाइड्रोजन ये गैस के फॉर्म में है। दूसरी चीज, जो रिएक्शन हुई है वो किस कंडीशन में, क्या स्थिति थी जिसमें ये रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जाम्पल पहला हम देखेंगे प्रेशर का। तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है तो मिथेनॉल बन रहा है। अब इस रिएक्शन के अंदर हमको एक और इंफॉर्मेशन दे दी गई, वो क्या, यहां पर देख सकते हैं 340 ATM, यानी 340 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना प्रेशर लगाएंगे तभी रिएक्शन होगा। अब मान लीजिए आपको ये ना दिया होता तो आप रिएक्शन को देख के, इक्वेशन देख के क्या कहते कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। फॉर एग्जांपल एक हम कंटेनर ले लेते हैं, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मिला देते हैं और हाइड्रोजन गैस मिला देते हैं, तो आपने दोनों मिला तो दिया लेकिन रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तब आपको एक और इंफॉर्मेशन दी गई कि भाई ऐसे नहीं होगा, बल्कि इतना प्रेशर लगाना पड़ेगा।
तो आपने क्या किया, कुछ ऐसे रखकर और ऐसे यहां पर प्रेशर लगाया, इसको दबाया, तो जब 340 प्रेशर पहुंचा तो ये रिएक्शन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, ये क्या है, टेम्परेचर की और कैटेलिस्ट की, दोनों एक साथ देख लेते हैं। वही वाला एग्जाम्पल हमने लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है। अब आपने ऊपर वाले जो हमने देखा इसमें 340 प्रेशर भी लगा दिया, फिर भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो आप कहोगे और इंफॉर्मेशन दो भैया, रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो आपको एक और इंफॉर्मेशन दिया, वो क्या कि 300 डिग्री सेल्सियस इसको हीट करना पड़ेगा, यानी यहां ऐसे आपको आग जलानी पड़ेगी और इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगा। तो दो कंडीशन आपको पता चल गई, इतना प्रेशर होना चाहिए, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, और तीसरा क्या है कि ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस दैट cause a reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being affected। यानी कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने ये दोनों मिला दिया और प्रेशर भी दे दिया, टेम्परेचर भी दे दिया, फिर भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो आपने जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाया और उसके अंदर डाल दिया तो रिएक्शन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये एक कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी इसके बॉन्ड वगैरह नहीं टूटेंगे, ये जैसे है उतना ही वैसा ही रहेगा और जितने अमाउंट में था उतना ही अमाउंट में रहेगा, बस इसके मिलाने की वजह से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है बहुत धीरे धीरे, तो कैटलिस्ट के डालने की वजह से रिएक्शन तेज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके एरिया में कोई रोड है, वो डैमेज हो चुकी है, यानी बहुत ज्यादा टूट गई है वो रोड, और आप बार बार कंप्लेन कर रहे हो कि यहां पर रोड आप बना दीजिए, लेकिन वो रोड नहीं बन रही है। अब वहां पर से उस रोड से पता चला चीफ मिनिस्टर को गुजरना है 2-3 दिन बाद, तो क्या होगा, जो रोड पता चला हफ्ते और महीनों या सालों से नहीं बन रही थी, वो रोड क्या हो जाएगी, रातों रात बन जाएगी। और मान लीजिए वो बन रही थी, बहुत धीरे धीरे कोई बना रहा था, लेकिन ये पता चलेगा कि अगले दिन कोई वीआईपी आदमी आने वाला है, तो क्या होगा, वो रातों रात वो रोड बन जाएगी। तो यानी किसी वीआईपी के आने की वजह से, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उसके आने की वजह से जो रोड नहीं बन रही थी वो तुरंत बन गई। उसी तरह से ये भी काम करते हैं, इसी तरह से कि अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो इनके पहुंचने की वजह से, कैटलिस्ट के मिलाने की वजह से रिएक्शन होने लगेगी, और अगर धीरे है तो तेज हो जाएगी। और क्या इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, जैसे ये रिएक्शन आपको देख सकते हैं, CO2 और H2O को मिलाया जा रहा है, और सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए, और क्लोरोफिल जो कि प्लांट के अंदर है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या होगा, ये दोनों की प्रेजेंस में अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका ये C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन और वाटर बनेगा। ओके, तो हम इतनी डिटेल हम दे सकते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस की, कि ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कोई रिएक्शन हो रहा है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है, साथ ही साथ हीट भी निकल रही है। हीट निकलने का मतलब क्या है कि यहां पर मान लीजिए हमने टेम्परेचर मेजर किया था 30 डिग्री, और यहां पर ये जो कंपाउंड बना है इसका टेम्परेचर हमने मेजर किया 50 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट बाहर निकली है, टेम्परेचर बढ़ा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। याद करने के लिए आप एग्जॉस्ट फैन को याद कर सकते हैं, जैसे ये इमेज है, एग्जॉस्ट फैन का काम क्या होता है, रूम से हीट को बाहर निकालना है। इससे क्या करता है, हीट बाहर निकलती है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि एक्सो मतलब एग्जॉस्ट फैन, और एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, हीट बाहर निकालता है। तो कहीं पर भी अगर हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर निकल रही है उस रिएक्शन की वजह से, या कह लें हम टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसके एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस यानी आपने मीथेन ले लिया, और बर्निंग मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था आपको कि बर्निंग कहीं भी लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन कराया जा रहा है, तो इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा आपका आता है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहां पर मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि हम जो भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं और वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपका ग्लूकोज है। और जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं,
तो ये ऑक्सीजन और जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज बना है ये जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई थी? जो ऑक्सीजन हमने लिया था सांस लेने समय, वो ग्लूकोज से रिएक्ट करी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और वाटर बनाया और एनर्जी बनी जो कि हमारी बॉडी में यूज होती है। तो इस प्रोसेस में भी क्या होता है? हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जब आप सांस बाहर निकालिए तो अपना हाथ सामने लगाइए, तो आप देखेंगे कि जो एयर हम बाहर निकाल रहे हैं वो हॉट होगी, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकाल रहे हैं उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो रेस्पिरेशन भी क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। तो आपको ये बताना है, तो क्या है ये? एक्सोथर्मिक। और तीसरा एग्जांपल हमारे सामने है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कोई वेजिटेबल प्रोडक्ट है, जैसे हम सब्जी वगैरह काटते हैं तो कुछ उसमें जो बच जाता है या वैसे ही कोई हमने फेंक दिया तो उससे बैक्टीरिया अटैक करते हैं और उसको कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यानी एक तरह से कह लें कि उसको और ज्यादा सड़ा देते हैं, और ये उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम, उसको हम कंपोस्ट कहते हैं, जो कि सॉइल वगैरह के अंदर डाला जाए तो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जहां पर भी रिएक्शन कराने के लिए हीट को सप्लाई करना पड़ेगा, यानी हीट देना पड़ेगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आपका ये एग्जांपल देख सकते हैं CaCO3, यानी इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और इसे हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। ठीक है, लाइम स्टोन भी कहते हैं इसका नाम CaCO3 को। और ये CaO क्या है? ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को यानी लाइम स्टोन को अगर हमको कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम कह लें उसमें कन्वर्ट करना है तो हमको हीट देना पड़ेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हीट चाहे एरो पे लिख दीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं CaCO3 प्लस हीट, यानी रिएक्शन से पहले आपको हीट देनी पड़ेगी तब जाकर रिएक्शन होगा। एरो क्या दिखा रहा है? कि रिएक्शन होगा तब जब आप रिएक्टेंट साइड में हीट को सप्लाई करोगे। दूसरा एग्जाम्पल, ये सारे मैं एग्जाम्पल आपके बुक के ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट आ जाते हैं। खास तौर से जो एक्टिविटी की रिएक्शन दी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH होल ट्वाइस, इसको रिएक्ट कराया जा रहा है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl के साथ, और डायरेक्ट ऐसे कराएंगे तो नहीं होगा, आपको हीट भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या बनेगा? बेरियम क्लोराइड BaCl2, और एमोनिया बनेगा, एमोनिया नहीं NH3, और वाटर यानी H2O बनेगा। ठीक है, तो एंडोथर्मिक में आप ये कह सकते हैं, चाहे इस हीट को एरो पे लिख लीजिए या एरो से पहले। और ये जो आपका CaO है, यानी CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करा दें तो आपका क्या बनता है? CaOH होल ट्वाइस। इसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यानी वॉल में अपने पेंटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाता है स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो इसमें हमको 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहला देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। When two or more substances, element or compound combine to form a single product, the reaction is called combination reactant। यानी दो या दो से ज्यादा अगर कोई रिएक्टेंट है वो रिएक्ट कर रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कोई रिएक्टेंट A है, इसको हमने B के साथ रिएक्ट किया और C बना, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल A प्लस B प्लस C प्लस D, ये 4 हमने ले लिया, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाया और हमने एक सिंगल प्रोडक्ट बना तो उसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये आपके एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट कराएं वाटर के साथ तो क्या बनेगा? तो क्या बनता है? स्लेक्ड लाइम बनता है। ये रिएक्शन है, मैं पहले बता चुका हूं, CaO को वाटर के साथ रिएक्ट कराया हमने तो क्या बन गया? ये स्लेक्ड लाइम आपका बन गया, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हम कहते हैं। ठीक है, और देख रहे हैं यहां पर हीट निकल रही है, इसका मतलब क्या है? हीट जब बाहर निकलती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है।
और ये रिएक्शन कैसे होगा, विगरसली यानी बहुत एनर्जी के साथ। और यहां देखिए आप टच करेंगे तो आपको टेम्परेचर बढ़ा हुआ लगेगा। ओके। और दूसरे एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। कोल को बर्न करेंगे, कोल क्या है, कार्बन है, बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये भी कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो कोई भी रिएक्शन दे, जहां पर देखिए यहां पर भी सिंगल बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाया हमने, वाटर बन गया। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। यहां पर जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था उसमें प्रोडक्ट सिंगल बनता है, यहां पर रिएक्टेंट सिंगल बनेगा। ठीक है, तो एक सिंगल रिएक्टेंट अगर छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाए, टुकड़े हो जाए उसके, तो हम कहेंगे ये डिकम्पोज हुआ है, और ऐसी रिएक्शन को डिकम्पोजिशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर FeSO4 यानी फेरस सल्फेट है, इसको हमने हीट किया तो ये क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। इस रिएक्शन में और क्या होगा, द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल बिकम ब्राउन। यहां पर जो कलर था वो क्या था, ग्रीन था। ठीक है, जब हमने हीट किया और फेरिक ऑक्साइड बन गया तो इस फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या होगा, ये ब्राउन रहेगा। ठीक है, असल में रिएक्शन ऐसे होती है, जैसे ये पहले क्या होता है, जो आपका फेरस सल्फेट है वो इस लाइट ग्रीन कलर का होता है, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है FeSO4.7H2O, यानी इसके साथ 7 वाटर के मॉलिक्यूल भी अटैच होते हैं। जब आप हीट करोगे तो ये वाटर हट जाएगा, तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, तो अब ये बचता है FeSO4। फिर आप जब हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, Fe2O3। ठीक है, और ये ब्राउन कलर का होता है। लेकिन आपके बुक में यही डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो आप यही याद रखिएगा कि ये ग्रीन कलर का होता है। ऐसा एग्जाम में पूछता है कि फेरस सल्फेट को हीट किया गया तो उसका कलर चेंज हुआ, पहले क्या था अब क्या बना, तो आप पहले क्या था, ग्रीन कलर का था, उसको जब हमने हीट किया तो फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, और इस फेरिक ऑक्साइड जो है उसका कलर ब्राउन होता है। दूसरा एग्जाम्पल आपका CaCO3 यानी आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने देखा था, इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं या सिंपल लाइम कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन। और ये एक्टिविटी वाला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.6। इसमें आपको यही पूछ सकता है कि लेड नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, और वो रिएक्शन किस तरह की रिएक्शन है, आपको वो रिएक्शन लिखना है और उसको बैलेंस करिए। अब ये 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। और ये मैंने सेकंड लेक्चर में बताया कि कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, लेड नाइट्रेट दिया है तो हम कैसे इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो वहां से आप लिख देंगे ये PbNO3 होल ट्वाइस हो गया, और जब हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनता है यानी PbO, और नाइट्रोजन गैस NO2 और ऑक्सीजन बनता है। फिर बैलेंसिंग तो आप कर ही लेंगे, उसको मैं बढ़ा चुका हूं। तो ये रिएक्शन भी कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो 3 जो एग्जाम्पल हमने देखे वो हीट की वजह से देखे, लेकिन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो जरूरी नहीं कि हीट की वजह से ही हो, आप इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकते हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करके भी डिकम्पोज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक्टिविटी 1.7 जो आपके बुक में दी है, यहां से क्वेश्चन आया भी हुआ है। आपको क्या करना है, ये सेटअप वगैरह जो है वो याद नहीं रखना कि कैसे क्या लगाना है, सिंपल मैं बता देता हूं कि आपको एक मग लेना है, 2 होल करना है, रबर स्टॉपर लगा देना है, फिर कार्बन इलेक्ट्रोड लगाना है, और उसको 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब मग को वाटर से फिल कर दीजिए, और H2SO4 उसके अंदर डाल दीजिए। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है जिसके अंदर वाटर हो, यहां देख सकते हैं, और इसको उल्टा करके लगा देना है। ठीक है, और करंट को ऑन कर देना है। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो दोनों टेस्ट ट्यूब वाटर से फिल थे अब ऊपर से खाली होना शुरू हो जाएंगे, और बबल फॉर्म होने लगेंगे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, और जो H2O था वाटर आपका, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। तो आपसे यहां क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब, यानी ये जो एनोड साइड है यानी पॉजिटिव साइड में, और ये कैथोड साइड यानी इस निगेटिव साइड में, जो ऊपर गैस भरी हुई है यानी पानी का लेवल कम हो रहा है, और ऊपर जो है वो क्या होगा, गैस फॉर्म हो रही है, तो क्या दोनों में लेवल बराबर है, तो आप देख सकते हो बराबर नहीं है। एनोड साइड में गैस कम है और कैथोड साइड में ज्यादा है, इसीलिए पानी ज्यादा नीचे पहुंच चुका है यहां पर। तो पहली चीज ये कि सेम नहीं है, नॉट सेम। ठीक है, इसका कह देंगे आप नॉट सेम। दूसरा, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। तो पूरा जब भर जाए उसको हटा देना है। अब क्या पूछ रहा है
टेस्ट दीज गैसेस वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग द बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। पहले उस एनोड वाली को आप लेंगे और उसको बर्निंग कैंडल के सामने ले जाएंगे, तो क्या होगा एनोड साइड में, यानी एनोड की हम बात करते हैं, एनोड साइड वाले को अगर कैंडल के सामने ले जाएंगे तो यहां से आपकी क्या कलेक्ट हुई है, ये ऑक्सीजन गैस। कैसे पता चला हमको, कैंडल स्टार्ट बर्निंग ब्राइटली, यानी जो मोमबत्ती थी, कैंडल थी, वो और रोशनी के साथ जलने लगी। और ऐसा कब होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होती है तो उसमें ब्राइटनेस बढ़ जाती है। तो उस ब्राइटनेस बढ़ने की वजह से हमने समझ लिया कि इसमें जो गैस है, यानी एनोड साइड में जो गैस है, जो कम लेवल है जिसका, वो कौन सी है, ऑक्सीजन। कैथोड साइड में देख लेते हैं, कैथोड में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस हमको कैसे पता चला, कि जब हम कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब को जब बर्निंग कैंडल के पास ले जाएंगे तो एक पॉपिंग साउंड आएगी, यानी जैसे धमाका होता है ना, एक्सप्लोजन होता है छोटा सा, वैसी आवाज आएगी। तो ये हाइड्रोजन में ऐसा होता है। तो जब ये चीज ऑब्जर्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे इसमें हाइड्रोजन गैस थी। ठीक है, तो अब जब वॉल्यूम यहाँ का मेजर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, अगर 1 यूनिट वॉल्यूम हमने ऑक्सीजन का लिया था तो उसके रिस्पेक्ट में 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का बना, इसीलिए फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, अब एक्टिविटी 1.8 में देख सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड है, इसको आपने लिया और सनलाइट में रख दिया, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, यानी सिल्वर क्लोराइड क्या है, AgCl, इसको हमने सनलाइट में रखा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, Ag प्लस Cl2। आप देख सकते हैं ये सिंगल था, ये 2 हिस्सों में टूट गया सनलाइट की वजह से, और पहले इसका कलर व्हाइट था। ठीक है, सनलाइट जब पड़ती रही थोड़ी देर बाद तो हमने देखा थोड़ी देर बाद क्या हो गया, इसका कलर ग्रे हो गया। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, आपको रिएक्शन लिखना था, इसमें कलर क्या चेंज हुआ ये बताना था। तो पहले ये व्हाइट था, व्हाइट से ग्रे हो जाएगा सनलाइट की वजह से। और ये किस तरह का रिएक्शन है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक और रिएक्शन है जो सनलाइट की वजह से होता है, वो क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी AgBr। इसको भी हम अगर सनलाइट में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी 2 हिस्से में टूट जाएगा, Ag और Br2। ठीक है, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, Br2 है, यानी हम यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, ये बैलेंस हो गई। ऊपर वाली भी इसी तरह कर देंगे, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गई। AgBr भी क्या था, सनलाइट पड़ी तो ये भी क्या हो गया, ये भी ग्रे हो गया। ठीक है, इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं इस रिएक्शन को। तो सिंपल आप समझ गए, जब रिएक्टेंट एक हो और वो 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में या और कितने भी हिस्सों में अगर टूट जाता है, चाहे वो हीट की वजह से, अगर हीट की वजह से है तो हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकता है, सनलाइट की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे सामने आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड बाय अनदर, यानी जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा दे या उसको अपनी जगह से दूसरी जगह भेज दे, तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। इसको एक एक्टिविटी है, उससे आप समझ सकते हैं, क्या आपने आयरन नेल लिया या कोई भी आयरन की चीज आपने लिया और उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसमें जो आयरन नेल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में गई थी वो ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो ओरिजिनल वाली जो किस कलर की थी, थोड़ा सा ग्रे कलर की, व्हाइटिश कलर की थी, वो ब्राउन हो गई। और जो ब्लू कलर का पहले सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, उसका रंग उड़ गया, फेड हो गया, द कलर फेड्स। आप देख सकते हैं ये पहले डार्क ब्लू कलर का था, अब इसका ब्लू कलर बहुत कम हो गया। तो इस रिएक्शन से हम समझ सकते हैं, यानी हमने आयरन लिया था और कॉपर सल्फेट लिया था, अब रिएक्शन हुई तो क्या कर दिया, आयरन ने कॉपर सल्फेट को हटा दिया कि तुम हटो, और उसकी जगह बैठ गया, यानी FeSO4 बन गया। ठीक है, और CO बेचारा इसको हटा दिए तो अपना किनारे बैठ गया। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब रिएक्शन ऐसे क्यों होती है, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए आयरन ने कॉपर को हटा दिया। अब रिएक्टिविटी के बारे में आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सिंपल ऐसे समझना है कि आयरन ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए कॉपर को हटा दिया। अगर मान लीजिए ऐसा रिएक्शन होता, कॉपर इधर होता और FeSO4 यहां लिखा होता, तो ये रिएक्शन होती ना, क्योंकि आयरन पावरफुल है। आयरन तो कॉपर को हटा सकता है लेकिन कॉपर आयरन को हटा नहीं सकता, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, जहां पर भी कोई एक एलिमेंट दूसरे को हटाकर उसकी जगह ले ले तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 और एग्जांपल देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, हमने जिंक से रिएक्ट करा दिया, जिंक कॉपर से ज्यादा पावरफुल है यानी रिएक्टिव है, तो यहां हटाकर जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को किनारे कर दिया। इसी तरह लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ हमने रिएक्ट कराया,
तो Pb ने क्या किया, Cu को हटा दिया और PbCl2 यानी लेड क्लोराइड बना दिया। तीसरा हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है उसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट है, ठीक है, यहां आप देख सकते हैं ये डायग्राम में सोडियम सल्फेट है, इसको हमने बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन में मिला दिया तो होगा क्या, पहले आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो यानी Na2SO4 के बॉन्ड टूटेंगे, जब बॉन्ड टूटेंगे तो Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा और SO4 पर 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों टूट के अलग हो गए। और BaCl2 जब बेरियम टूटेगा तो इसके ऊपर Ba पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पर सिंगल निगेटिव चार्ज आएंगे, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड टूट गई, अब आयंस का एक्सचेंज होता है। आयन एक्सचेंज मतलब सोडियम कहेगा मुझे क्लोरीन के साथ जाना है और बेरियम कहेगा मुझे सल्फेट के साथ जाना है। तो ठीक है, सोडियम इधर चला जाए, बेरियम इधर आ जाए, तो क्या बन जाएगा, ये Ba2+ आ जाएगा, SO4 2 निगेटिव के साथ और सोडियम क्लोरीन के साथ आ गया यानी Na+ और Cl निगेटिव के साथ आ गया। तो ये रिएक्शन हो गई। अब इसमें जो बेरियम सल्फेट है ये क्या होगा, आपका प्रेसिपिटेट होगा और ये प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होगा। प्रेसिपिटेट मतलब जो डिसॉल्व ना हो वाटर के अंदर। आप यहां देख सकते हैं, अगर बुक में आप देख सकते हैं, ये व्हाइट है इसलिए ज्यादा विजिबल नहीं है, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे व्हाइट कलर से नीचे यहां बैठ जाएगा, इसको कहेंगे प्रेसिपिटेट। और ये क्या चीज होगा, इसका नाम BaSO4 है और ये व्हाइट कलर का होगा। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो यानी एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस बनकर तैयार हो जाए जो उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व ना हो, घुले ना, बल्कि नीचे सेटल डाउन हो जाए, नीचे बैठ जाए, तो हम ऐसी रिएक्शन को कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिमेन्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व नहीं हुआ और नीचे जाके सेटल डाउन हो गया उसको हम प्रेसिपिटेट कहेंगे, जो कि पहले वाले एग्जाम्पल में बेरियम सल्फेट था। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये एक्टिविटी देखी थी कि पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki को हमने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, PbNO3 होल ट्वाइस के साथ। तो एक येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, वो येलो प्रेसिपिटेट किसका होगा, इसका होगा, ठीक है। येलो वाला जो PPT बनेगा, शॉर्ट फॉर्म में PPT लिखते हैं, या आप देख सकते हैं साइड में येलो कलर का बनेगा, ये PbI2 है। और KNO3, इसमें भी क्या हुआ कि लेड ने K की जगह ले ली तो क्या हो गया, PbI2 हो गया और K चला गया इधर, KNO3 हो गया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हम कहेंगे कौन सा रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कॉपर पाउडर है, उसको हम हीट करते हैं, हीट कर रहे हैं मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा O2 के साथ, इसको हमने क्या दिया है, हीट। पहले भी लिख सकते हैं, एरोब भी लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, CuO बनेगा। अब ये कॉपर किस कलर का था, ब्राउन कलर का था। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये जो कॉपर का पाउडर होगा रिएक्ट करेगा तो ऊपर की सरफेस पर कॉपर ऑक्साइड बना देगा और ये कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो यहां पर हम कहेंगे कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है। पूछा जाए कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। आप देख सकते हैं रिएक्शन से पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन आ गया तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। दूसरी चीज है रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी आपको रिडक्शन की हम बात करें तो हाइड्रोजन या तो ऐड हो रहा हो या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये रिडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारे सामने कॉपर ऑक्साइड बना था CuO, उसमें हाइड्रोजन गैस को पास करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉपर अलग हो जाएगा और H2O बन जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, आप देख सकते हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, रिएक्शन की वजह से ये ऑक्सीजन इससे हट गया, यानी कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस्ड। आपसे पूछा जाए कौन रिड्यूस हुआ,
तो आप कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। ठीक है, कॉपर नहीं, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि पहले क्या था, कॉपर ऑक्साइड था, उसी से ऑक्सीजन निकला तो जाकर ये कॉपर बन गया। तो ये आपका ब्लैक कलर का था, जब अलग हो जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये जो ब्राउन कलर का पहले था ब्राउन कलर का हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज व्हाइल अदर गेट रिड्यूस। यानी एक ही रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है, तो हम ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, ऐसी रिएक्शन क्या होगी, या तो रिडॉक्स नाम होगा उसका लेंगे, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो पुराना वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं हम, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया हमने, तो क्या बन गया, कॉपर अलग हो गया और वाटर अलग हो गया, H2O। अब आप यहां देख सकते हैं कि COO क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। ठीक है, ये रिड्यूस हुआ है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया है। वहीं आप देखेंगे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, और दूसरे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट होगा तो जिंक से ऑक्सीजन हट गया और क्या बन गया, खाली जिंक बचा। यानी ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन होता है, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है। इसी तरह मैंगनीज ऑक्साइड है, इसमें भी क्या हुआ है, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन इससे हट गया तो क्या ये क्या हो गया, रिडक्शन हुआ है। और हाइड्रोजन के साथ पहले क्लोरीन था, अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, आपके रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन के। अब एक टर्म आता है जो आगे आपके चैप्टर्स में है, इसीलिए मैं डिस्कस कर देता हूं, बाकी फर्स्ट चैप्टर में ये नहीं दिया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहेंगे कि जो ऑक्सीजन दे रहा हो अपना किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज होने के लिए, या कहीं से हाइड्रोजन हटा रहा हो। तो हम यही वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला किसकी वजह से है, किसने दान किया है अपने ऑक्सीजन को, तो आप कहेंगे ये इसने दिया है। तो वो कौन है जिसने ऑक्सीडेशन करवाया है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, यानी इसकी वजह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो पाया है। और अब आपसे पूछा जाए कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यानी किसकी वजह से रिडक्शन हुआ है, कौन है जिसने ऑक्सीजन को छीन लिया है, यानी ऑक्सीजन को हटना ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो किसकी वजह से ऑक्सीजन हटा है, तो आप देखो कि हाइड्रोजन ने ही तो बाद में जाकर ऑक्सीजन ले लिया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी हाइड्रोजन की वजह से इस ऑक्सीजन को अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ी, यानी कॉपर ऑक्साइड का जो रिडक्शन हुआ है वो हाइड्रोजन की वजह से हुआ है, तो जिसकी वजह से होगा उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड है और रिएक्शन के बाद इससे ऑक्सीजन हट गया, यानी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो देख सकते हैं कार्बन के पास पहले नहीं था अब आ गया है, तो कार्बन आपका ऑक्सीडाइज हुआ है। वहीं कौन रिड्यूस हुआ है, तो यहां देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद हट गया, यानी ZnO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यानी किसकी वजह से ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन किसमें हुआ है, कार्बन में हुआ, किसकी वजह से है, जिंक ऑक्साइड की वजह से, यानी जिंक ने दिया है ऑक्सीजन तभी हो पाया है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, ZnO हो गया। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यानी किसकी वजह से रिडक्शन हो पाया है, आप देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, यानी ऑक्सीजन इससे हटा है, तो किसकी वजह से हुआ है, कार्बन की वजह से, यानी कार्बन ने इसका ऑक्सीजन छीन लिया है, यहां CO बना दिया, तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब हम पढ़ते हैं कुछ इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। इस ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में कहां हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या असर पड़ता है। पहला था करोजन, when a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid etc, it is said to corrode and this process is called corrosion। अगर कोई मेटल है उस पर किसी सब्सटेंस जैसे मॉइस्चर है यानी नमी वगैरह है, या एसिड या कोई और केमिकल अटैक कर दे, तो हम कहेंगे ये करोड हो गया है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं। जैसे आपने लोहे में देखा होगा रेडिश ब्राउन कोटिंग और आयरन, कोई लोहे की चीज है उस पर रेडिश ब्राउन कलर के इस तरह से कवरिंग हो जाएगी, तो हम कहेंगे क्या है, आयरन का करोजन हो गया है।
और जब आयरन में होता है तो हम इसको एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? रस्टिंग। ठीक है, इसको रस्टिंग कहते हैं, यानी मूर्छा लग जाना। तो आप देख सकते हैं ऐसे लेयर बन के इसकी हटना शुरू हो जाती है और ये खराब होने लगता है। दूसरा क्या है? सिल्वर पे जो ब्लैक कोटिंग होती है, आप देख सकते हैं ये स्पून है, धीरे धीरे टाइम जैसे बीतता गया इसका देखिए ब्लैक कलर से कवरिंग हो गई। तो ये भी क्या है? करोजन का एग्जाम्पल है। सिल्वर के केस में ये ब्लैक कलर से कवर हो जाता है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये कॉपर है, आप देख सकते हैं ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और जो ग्रीन कलर की ये कवरिंग हो जाती है इसको हम क्या कहेंगे? करोजन हो गया इसका, यानी एक लेयर इसके ऊपर फॉर्म हो गई है। When an iron object is left in damp air, यानी अगर कोई लोहे की चीज या लोहे से बनी कोई भी चीज हो, उसको हम ऐसी एयर में जो एयर गीली हो, यानी उसके अंदर मॉइस्चर हो, नमी हो, तो काफी टाइम तक उसको हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन सब्सटेंस से वो कवर हो जाएगी, इसको हम रस्ट कहते हैं। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन में रस्टिंग हो गई है। ठीक है, करोजन से क्या नुकसान होता है? करोजन डैमेज और वीकन्स द आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट, यानी जो लोहे या स्टील या लोहे से बनी और कोई भी चीज हो, जैसे आपका रेलिंग हो गई, कार की बॉडी हो गई, ब्रिज हो गया, शिप्स हो गया, तो क्या होता है? ये डैमेज हो जाता है। डैमेज हो जाता है यानी उसका जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, वो कमजोर हो जाता है, और उसकी लाइफ जो है वो छोटी हो जाती है। यानी लेयर बाय लेयर उसमें रिएक्शन होता जाएगा, वो लेयर आप देखते हैं टूटती जाती है, और उसमें एक टाइम आता है होल जैसा हो जाता है, और वो बिल्कुल खराब हो जाता है, फिर आप यूज भी नहीं कर सकते उसको। अब रेंसिडिटी क्या होता है? ये भी करोजन ही जैसा है। जब किसी खाने की चीज में होता है तो हम इसको रेंसिडिटी अलग से नाम दे दिया है। When fat and oil are oxidized, they become rancid. Rancid मतलब बासी, कहते हैं बासी खाना है। तो अगर कोई फैट है या तेल वाली चीज है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, तो वो बासी हो जाती है, और उसका स्मेल और टेस्ट वो भी बदल जाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो जाता है, बॉन्ड टूटते हैं पुराने और नए बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से उसका स्मेल भी और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम रैंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, जब किसी फैट या ऑयल का स्मेल और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है ऑक्सीडेशन की वजह से, तो उसको हम रैंसिडिटी कहते हैं। अब इससे बचा कैसे जाए? एंटीऑक्सीडेंट डाल दें, यानी वो चीज जिससे ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ऐसी चीज हमने खाने में डाल दी जिसमें फैट या ऑयल हो, तो आप इससे बच सकते हैं। या अपने खाने वाली चीज को एयर टाइट कंटेनर, जिसमें एयर ना जा पाए, ताकि उसके जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो बहुत धीरे हो जाए। अब जो चिप मैन्युफैक्चरर होते हैं, चिप्स वगैरह, वो बैग को भरते हैं किससे? नाइट्रोजन गैस से। आप देख सकते हैं ये चिप्स होती है, अब वो फूली हुई होती है, उसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब नाइट्रोजन की वजह से ऑक्सीजन चिप्स तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता और वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता, इसलिए वो खराब भी नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में हम बैलेंसिंग का एक और टेक्निक देखेंगे, किस तरह से हम आसानी से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। जो मेथड हम यहां पढ़ेंगे उसका नाम बॉटमलीज मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमको कोई रिएक्शन दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है और वाटर बनना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल, हम जितने भी अलग अलग कंपाउंड हैं उनके पीछे अल्फाबेट्स लिख देंगे। जैसे यहां ए लिख दिया, यहां बी लिख दिया और ये सी लिख दिया। अब एक इक्वेशन बनाएंगे। किस तरह से? पहले हाइड्रोजन की हम देखते हैं। हाइड्रोजन 2 है, तो इस 2 और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, 2a हो जाएगा, इक्वल्स। अब प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कहां है? यहां है। कितने हाइड्रोजन है? 2 है, और इसके पीछे जो लगा है सी, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2c हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन हम ऑक्सीजन से बनाएंगे। ऑक्सीजन कितना है? 2 और उसके पीछे b, यानी 2b, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स। यहां ऑक्सीजन 1 है, इसके पीछे c लगा है, यानी c हो जाएगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे? a को 1 मान लेंगे। ठीक है, a को हमेशा यहां 1 ही मानना है। जैसे ही हम 1 मानेंगे, पहली बात तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a 1 तो c भी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a और c दोनों बराबर हैं। अब इस c की वैल्यू हम यहां 1 रख देंगे, यानी 2b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। तो आपको तीनों वैल्यू निकल कर आ गई a b c की, इसी को पुट कर देना है। ये नीचे देखिए इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है, 1 लिखा ही नहीं जाता, b में यहां 1/2 लिख देंगे, और ये c था H2O के पीछे, तो c1 है। लेकिन इस तरह से इक्वेशन नहीं लिखी जाती, यानी फ्रैक्शन वाला कोई टर्म नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां 2 हो जाएगा, और यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा, और यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। Mg को O2 से रिएक्ट कराया गया, MgO बना है।
वही करेंगे, ए यहां लिख लिया, यहां बी लिख दिया, यहां सी लिख दिया। अब मैग्नीशियम की इक्वेशन बनाएंगे, Mg1 ही है तो ए लिखेंगे इक्वल्स, यहां मैग्नीशियम कितना है 1 है और सी पहले लगा है, ए इज इक्वल टू सी। और ऑक्सीजन कितना है 2 है तो 2 इंटू बी 2b हो गया इक्वल्स, ऑक्सीजन यहां 1 है और सी लगा है यानी सी हो गया। तो ए की वैल्यू अगर हमने 1 रख दी तो यहां देख सकते हैं सी की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ए और सी बराबर है, और सी को हमने यहां 1 रख दिया तो बी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो इन तीनों को पुट कर देते हैं ए बी सी की जगह, ए 1 हो गया, बी क्या हो गया 1/2 हो गया और सी 1 हो गया। लेकिन फ्रैक्शन नहीं लिखा जाता, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हट जाएगा, तो यहां 2mg हो जाएगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 गायब हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां 2 लग जाएगा। तो ये हो गई इक्वेशन बैलेंस। अगला देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, Fe+H2O और ये रिएक्शन है, यहां लगा देंगे ए, यहां बी लगा देंगे, यहां सी, यहां एक और टर्म है तो डी भी आ जाएगा। अब आयरन को देखेंगे, आयरन 1 ही है तो ए लिखेंगे इक्वल्स, अब प्रोडक्ट साइड में देखें आयरन कितना है 3 है तो 3 इंटू सी, 3c हो गया। हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 है, 2 इंटू बी 2b हो गया इक्वल्स, हाइड्रोजन कहां है ये है 2d, ठीक है। ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन यहां 1 है, बी हो गया, और ऑक्सीजन यहां 4 है तो 4 इंटू सी 4c हो गया। इसको इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो बी और डी की वैल्यू दोनों बराबर है, ए की वैल्यू हमने 1 रख दी, ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 3c इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, तो सी की वैल्यू भी निकल गई। अब यहां पर इस इक्वेशन में अगर हम सी की वैल्यू रख दें तो b इज इक्वल टू, सी क्या है 1/3 यानी 4/3 हो जाएगा b की वैल्यू, और b और d दोनों बराबर ही है तो d की वैल्यू भी आ गई। तो a b c d सब वैल्यू आ गई। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन में, a की जगह 1 हो जाएगा और b की जगह क्या है 4/3 हो जाएगा, और c की जगह क्या है 1/3 तो 1/3 लिख देते हैं, और d की जगह 4/3। लेकिन फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं तो पूरी इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 गायब हो जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, ये 3 हट जाएगा नीचे वाला, और यहां से ये 1 भी हट जाएगा, 1/3 हट जाएगा, और यहां से ये 3 हट जाएगा, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बैलेंसिंग हो रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH4O2 का रिएक्शन है, यहां भी हम वही लिखाएंगे A, यहां B, यहां C और यहां D। कार्बन को देखते हैं, एक ही है तो A लिख दिया इक्वल्स, प्रोडक्ट साइड में कार्बन एक ही है, A इज इक्वल टू C हो गया। हाइड्रोजन का हम देख लेते हैं, 4 है यानी 4A, और प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू डी इज इक्वल टू 2d हो गया। अब ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन 2 है यानी 2b इक्वल्स, यहां 2 और c 2c, लेकिन इधर भी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 1 इंटू डी प्लस डी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई। इस मेथड को यूज करने के लिए थोड़ी सी आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, वरना मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो हम वही काम करते हैं, ए की वैल्यू हमने 1 मान ली तो सी की वैल्यू क्या आएगी, सी भी 1 हो जाएगा, तो यहां ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 इज इक्वल टू 2d हो जाएगा। डी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी, डी की वैल्यू 2, तो डी की वैल्यू भी आ गई, ए और सी वैल्यू निकल गई। तो 2b इज इक्वल टू, सी 1 था तो 2 हो जाएगा, डी की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो बी की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी। अब इसको हम पुट कर देंगे, यानी ए तो 1 ही है और बी यहां 2 है, सी 1 है और डी 2 है, तो ये हो गई इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, ये भी थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, यहां ए लगा दिए, यहां बी लगा दिए, यहां सी लगा दिया हमने, यहां डी लगा दिया। अब लेड को पहले हम देखते हैं, पीबी ए लगा दिया इक्वल्स, यहां लेड कितना है 1 ही है तो बी लिखेंगे सिंपल। नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन देखिए होल बाहर 2 लगा है तो 2 इंटू ए 2a हो गया इक्वल्स, यहां नाइट्रोजन 1 है तो इक्वल्स सी हो जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन में यहां 3 लगा है, बाहर 2 लगा है तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और पीछे जो ए लगा है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 6a इक्वल्स, अब ऑक्सीजन यहां 1 है यानी b प्लस यहां 2 है यानी 2c, यहां 2 है और d 2d हो जाएगा प्लस 2d हो गया। वही काम करेंगे, a की वैल्यू हमने 1 मान ली तो b की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, दो वैल्यू निकल गई हमारी। यहां a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये भी काम हो गया। अब इसको यहां पुट कर देंगे इस इक्वेशन में वैल्यू, तो ये 6 हो गया, b की वैल्यू 1 निकाली है, c की वैल्यू 2 यानी 2 2 4 हो गया,
प्लस 2d हो गया। इसको ऐड कर देंगे 5, ये इधर चला जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी d की वैल्यू यहां से 1/2 आ जाएगी। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं। तो देखिए यहां 1 रहेगा, यहां 1 रहेगा, और c की जगह यहां 2 आ जाएगा, और d की जगह 1/2। फ्रैक्शन नहीं रहना चाहिए, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, ये 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये 2 और ये 1/2 पूरा यहां से गायब हो जाएगा। तो ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। एक और इक्वेशन ले लेते हैं हम, एक लास्ट क्वेश्चन, और ये a लगा दिया, यहां b लगा दिया, c लगा दिया और d लगा दिया। तो आयरन एक ही है, a ले लेंगे यहां, और यहां प्रोडक्ट साइड में आयरन ये 2 है, 2 इंटू बी यानी 2b हो गया। और सल्फर की हम बात करें तो यहां एक ही है, तो a हो गया इक्वल्स सल्फर, यहां देखिए एक है, c लग गया, यहां भी एक है लेकिन d के पीछे, दो जगह सल्फर है, तो c प्लस d हो गया। फिर हम ऑक्सीजन देखते हैं, यहां 4 है, 4 इंटू ए 4a हो गया इक्वल्स। अब देखिए एरो के लेफ्ट साइड वाला इक्वल्स के लेफ्ट साइड होगा, और इक्वल्स के बाद प्रोडक्ट साइड वाला यानी एरो के उस साइड वाला। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वेट करना है हमको। तो यहां ऑक्सीजन 3 है, 3 इंटू बी 3b हो गया, प्लस यहां ऑक्सीजन 2 है इंटू सी 2c हो गया, प्लस यहां 3 है और यहां d है 3d हो गया। ठीक है, a की वैल्यू वही काम करते हैं, 1 रख लेंगे, a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहां 1 वैल्यू रख देंगे यानी c प्लस d की वैल्यू 1 आ गई। यहां हमने a की वैल्यू 1 रख दी तो 4 हो गया, और b की वैल्यू 1/2 है यानी 3/2, प्लस c और d का पता ही नहीं है तो वैसे ही हम उतार लेंगे 3d। अब यहां से फ्रैक्शन को हटाते हैं हम, पूरा होल को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 8 हो जाएगा, और ये 3 बच जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 का हट जाएगा, प्लस 4c, यहां भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6d हो गया हमारा। ये इधर जाएगा 4c प्लस 6d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 क्या होगा, 5 आ जाएगा। तो दो इक्वेशन हमारे सामने बन गई, एक ये और एक ये। इसको सॉल्व करते हैं, तो 4c प्लस 6d, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हो मैथ में उसी तरह से इस वाली इक्वेशन को 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4c प्लस 4d, और 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। अब सब्सट्रैक्ट कर दो, ये तो 0 हो जाएगा, 6d माइनस 4d 2d हो जाएगा 1, तो यहां से d की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, तो आपको a b और d की वैल्यू निकल गई, और c प्लस d आपने 1 देखा ही है ये वाली इक्वेशन से, तो c इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो c की वैल्यू भी क्या आ गई 1/2 आ गई। ठीक है, इसी को इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन हमारे सामने, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1/2 है, और c की वैल्यू 1/2 है, d की वैल्यू 1/2 है। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए, यहां 2 लग जाएगा, और इन सब का 1/2 हट जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारा चीज ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, जो आपकी बुक में है वो भी कर सकते हैं, चाहे ये वाला कर सकते हैं। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम और फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी नोट्स और स्टडी मटेरियल हो वो आप तक पहुंच सकें। और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां सारे सब्जेक्ट्स का जिनकी भी वीडियो बन चुकी है सबका लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के लिंक पे खोलेंगे तो सब्जेक्ट की सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, जो चाहे आप देख सकते हैं। थैंक यू।